गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट की थी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं SN2। तो उसमें अपन ने बताया था कि ये एक पद में संपन्न होती है और वो ये एक पद है वो वेग निर्धारक पद होता है और उस वेग निर्धारक पद में दोनों अभिकारक अणु हेलोएल्केन और नाभिक स्नेही दोनों भाग लेते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और अपन ने इसमें बताया था कि SN2 के अंदर जो वेग निर्धारक पद है उसमें दोनों अभिकारक अणु भाग लेते हैं हेलोएल्केन और नाभिक स्नेही, इसलिए SN2 का जो अभिक्रिया वेग है वो हेलोएल्केन और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी उसकी वेग समीकरण है उसमें अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है हेलोएल्केन की सांद्रता गुणा नाभिक स्नेही की सांद्रता। अब SN2 में वेग निर्धारक पद में दोनों अभिकारक अणु भाग लेते हैं, इसलिए SN2 की कोटि होती है 2। और फिर अपन ने बताया था कि SN2 के अंदर नाभिक स्नेही है वो हेलोएल्केन पर पीछे से आक्रमण करता है और यहाँ मध्यवर्ती के रूप में एक संक्रमण अवस्था बनती है जिसमें हैलोजन कार्बन श्रृंखला से पूर्ण रूप से अलग नहीं होता और नाभिक स्नेही कार्बन श्रृंखला से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता। ये बीच की संक्रमण अवस्था होती है जो अधिकतम ऊर्जा पर बनती है, इसलिए इसका स्थायित्व कम होता है। कम स्थायित्व होने के कारण यह तुरंत किसमें टूट जाती है, उत्पाद में टूट जाती है। और फिर अपन ने बताया था SN2 में प्रकाशिक यौगिकों की वाल्डेन प्रतिलोमन घटना है वो पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर नाभिक स्नेही हेलोएल्केन पर पीछे से आक्रमण करता है, इसलिए उत्पाद का जो विन्यास है वो हेलोएल्केन से विपरीत प्राप्त होता है। यानी यहाँ विन्यास एकदम से पलट जाता है जिसको कहते हैं वाल्डेन प्रतिलोमन। अब यहाँ पर यदि हेलोएल्केन के रूप में कोई प्रकाशिक यौगिक लिया जाए तो यदि D समावि लेंगे तो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा L समावि, और L समावि लेंगे हेलोएल्केन के रूप में तो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा D समावि। तो इस प्रकार विन्यास एकदम से पलट जाता है, जिसे वाल्डेन प्रतिलोमन या वाल्डेन प्रतिपन कहा जाता है। अब अपन SN2 में क्या करेंगे, SN2 के लिए विभिन्न हेलोएल्केनों की क्रियाशीलता। तो देखिए
अब देखिए SN2 के लिए हेलो एल्केनों की जो क्रियाशीलता है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपको इस पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। तो देखिए अपन ने बताया था SN2 में नाभिक स्नेही है वो हेलो एल्केन पर पीछे से आक्रमण करता है। देखिए ये है आपका हेलो एल्केन, और SN2 में जो नाभिक स्नेही है Nu माइनस, वो यहां पीछे से आक्रमण करता है। अब ये आपके हेलो एल्केन का क्या है, एल्किल समूह है। ये आपके हेलो एल्केन का क्या है, एल्किल समूह R। अब एल्किल समूह है, अब यहां नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है, इसलिए इस एल्किल समूह है ये बीच में आ रहा है। एल्किल समूह है वो नाभिक स्नेही और हैलोजन के बीच में आ रहा है। तो ये जो एल्किल समूह है इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। एल्किल समूह का आकार क्या होता है, बड़ा। तो यहां नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है, इसलिए एल्किल समूह का जो बड़ा आकार है वो यहां क्रियाशीलता को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो SN2 में नाभिक स्नेही हेलो एल्केन पर पीछे से आक्रमण करता है, अतः इसलिए हेलो एल्केन की क्रियाशीलता इसमें उपस्थित एल्किल समूह के आकार पर निर्भर करती है। अब एल्किल समूह है, एल्किल समूह के बड़े आकार के कारण, एल्किल समूह का आकार नॉर्मली क्या होता है, बड़ा होता है। तो एल्किल समूह के बड़े आकार के कारण कार्बनिक यौगिकों की जो क्रियाशीलता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। एल्किल समूह के बड़े आकार के कारण कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न होती है, क्रियाशीलता में कमी आती है। तो एल्किल समूह के बड़े आकार के कारण कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता में उत्पन्न बाधा को त्रिविमीय
बाधा प्रभाव कहा जाता है। त्रिविमीय बाधा प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। त्रिविमीय मतलब स्टीरिक, बाधा मतलब हिंड्रेंस, प्रभाव यानी इफेक्ट। तो एल्किल समूह के बड़े आकार के कारण कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता में कमी आना क्या कहलाता है? त्रिविमीय बाधा प्रभाव। तो SN2 में नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है, इसलिए SN2 में हेलो एल्केनों की जो क्रियाशीलता है वो किस पर निर्भर करती है? त्रिविमीय बाधा प्रभाव पर निर्भर करती है। आपने SN1 में देखा था, वहां वेग निर्धारक पद में कार्बोकेटायन बना था, इसलिए वहां SN1 की क्रियाशीलता है वो डिपेंड कर रही थी कार्बोकेटायन के स्थायित्व पे, और वहां सबसे ज्यादा स्थायी था 3 डिग्री कार्बोकेटायन, बाद में 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री, इसलिए वहां सबसे अधिक क्रियाशील था 3 डिग्री हेलो एल्केन, बाद में था 2 डिग्री हेलो एल्केन, बाद में था 1 डिग्री हेलो एल्केन, और सबसे कम क्रियाशील था नॉन डिग्री हेलो एल्केन CH3X। अब अपन SN2 में बता रहे हैं कि SN2 में हेलो एल्केन की क्रियाशीलता निर्भर करती है किस पर? त्रिविमीय बाधा प्रभाव पर। तो अब अपन देखेंगे यहाँ कौन सा हेलो एल्केन अधिक क्रियाशील होगा और कौन सा हेलो एल्केन कम क्रियाशील होगा। तो देखिए अब देखो यहां अपन करवा रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यानी ये जो नाभिक स्नेही है Nu- ये प्रतिस्थापित करेगा किसको? X को। अब यहां नाभिक स्नेही किधर से आक्रमण कर रहा है? पीछे से, तो इन दोनों के बीच में आएगा बड़े आकार वाला एल्किल समूह है। तो अपन यहां समझ सकते हैं यदि एल्किल समूह का आकार क्या हो? बहुत बड़ा हो। एल्किल समूह का आकार बहुत बड़ा हो तो ये एल्किल समूह नाभिक स्नेही के लिए पहाड़ का काम करेगा, बाधा का काम करेगा, रुकावट का काम करेगा। तो यदि एल्किल समूह का आकार बहुत बड़ा है तो नाभिक स्नेही का यहां आक्रमण है वो आसानी से नहीं हो पाएगा, यानी ये नाभिक स्नेही इस हैलोजन को आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा और क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। और यदि यहां एल्किल समूह का आकार है वो क्या हो? छोटा हो, तो यहां बाधा क्या लगेगी? कम लगेगी, और नाभिक स्नेही है वो यहां पे आक्रमण है वो आसानी से कर पाएगा और हैलोजन को आसानी से प्रतिस्थापित कर देगा और क्रियाशीलता क्या होगी? अधिक होगी। तो यहां अपन को यही देखना है कि एल्किल समूह छोटा होगा तो क्रियाशीलता ज्यादा होगी और एल्किल समूह बड़ा होगा तो क्रियाशीलता कम होगी। तो देखिए यहां पर पहले अपन लेंगे विभिन्न एल्किल समूहों की त्रिविमीय बाधा का क्रम। पहले अपन क्रम लिखेंगे किसका? विभिन्न एल्किल समूहों की त्रिविमीय बाधा का क्रम। तो देखिए एल्किल समूह का आकार है वो समानुपाती होता है किसके? त्रिविमीय बाधा के। यानी एल्किल समूह का आकार जितना बड़ा होगा त्रिविमीय बाधा उतनी ही ज्यादा होगी।
तो देखिए ये ले लिया अपन ने कौन सा एल्किल समूह, मेथिल। ये ले लिया एथिल। ये ले लिया आइसो प्रोपिल। और ये ले लिया तृतीयक ब्यूटेन। तो ये अपन ने विभिन्न एल्किल समूह ले लिए। अब यहां पे आप देख सकते हो अपन को यहां लिखना है इन एल्किल समूहों के त्रिविमीय बाधा का क्रम। तो अपन कह रहे हैं एल्किल समूह का आकार जितना बड़ा होगा त्रिविमीय बाधा उतनी ही ज्यादा होगी, और एल्किल समूह का आकार जितना छोटा होगा वो उतनी ही कम बाधा है वो डालेगा। तो देखिए यहां अपन देख सकते हैं तृतीयक ब्यूटिल है, इसका आकार इनमें सबसे बड़ा है, तो सबसे ज्यादा त्रिविमीय बाधा कौन लगाएगा? तृतीयक ब्यूटिल समूह लगाएगा। फिर आकार बड़ा है आइसोप्रोपिल का, तो फिर नंबर आएगा आइसोप्रोपिल समूह का। फिर एथिल, और यहां आप देख सकते हो मेथिल है, इसका आकार सबसे छोटा है, तो ये सबसे कम त्रिविमीय बाधा है वो लगाएगा। अब देखिए तो ये विभिन्न एल्किल समूहों के त्रिविमीय बाधा का क्रम है। अब अपन हेलो एल्केनों की SN2 के लिए क्रियाशीलता का क्रम लिखेंगे। तो देखो SN2 की जो क्रियाशीलता है वो व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होती है किसके? त्रिविमीय बाधा की। यानी जहां त्रिविमीय बाधा है वो ज्यादा लगेगी, वहां क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। और जहां त्रिविमीय बाधा कम लगेगी वहां SN2 की क्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना है, SN2 की क्रियाशीलता त्रिविमीय बाधाएं क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होती है। तो अब आप देख सकते हो जो तृतीयक ब्यूटिल समूह है वो सबसे बड़ा है, तो ये त्रिविमीय बाधा है वो सबसे ज्यादा लगाएगा, और त्रिविमीय बाधा सबसे ज्यादा होगी तो क्रियाशीलता सबसे कम होगी। तो जिस हैलो एल्केन में तृतीयक ब्यूटिल होगा उसकी SN2 के लिए क्रियाशीलता है वो सबसे कम होगी। और आप यहां देख सकते हो जो मेथिल समूह है इसका आकार सबसे छोटा है, तो इसकी त्रिविमीय बाधा सबसे कम है, तो ये त्रिविमीय बाधा सबसे कम लगाएगा, तो इसके लिए SN2 की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। तो जिस हैलो एल्केन में मेथिल समूह होगा उसकी SN2 के लिए क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। तो अब देखिए अपन लेते हैं, ये तो क्रम है त्रिविमीय बाधा का। अब अपन लेंगे विभिन्न हैलो एल्केन। ये हो गया मेथिल हैलाइड, ये हो गया एथिल हैलाइड,
ये हो गया आइसोप्रोपिल हैलाइड, और ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड। अब यहाँ हेलोजन से जुड़ा कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में है, तो ये तो है 3 डिग्री हेलो एल्केन। यहाँ हेलोजन से जुड़ा कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है, तो ये है 2 डिग्री हेलो एल्केन। यहाँ हेलोजन से जुड़ा कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में है, तो ये है 1 डिग्री हेलो एल्केन। और यहाँ हेलोजन से जुड़ा कार्बन अन्य किसी भी कार्बन के टच में है नहीं है, तो ये है नॉन डिग्री हेलो एल्केन। अब अपन इनका SN2 के लिए लिखेंगे क्रियाशीलता का क्रम। तो इसमें देखिए मैथिल समूह है, इसमें क्या है मैथिल समूह, तो इसका आकार यहाँ सबसे छोटा है, तो ये सबसे कम त्रिविमीय बाधा लगाएगा, और सबसे कम त्रिविमीय बाधा होगी तो क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ SN2 के लिए क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी मैथिल हैलाइड की, फिर 1 डिग्री हेलो एल्केन की, फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन की, और 3 डिग्री हेलो एल्केन में देखिए तृतीयक ब्यूटिल समूह है जिसका आकार सबसे बड़ा है, तो ये त्रिविमीय बाधा सबसे ज्यादा लगाएगा। त्रिविमीय बाधा सबसे ज्यादा होगी तो क्रियाशीलता सबसे कम होगी, तो यहाँ सबसे कम क्रियाशील 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो ये क्रियाशीलता क्रम है वो आप देख सकते हो। SN1 से क्या है उल्टा है, SN1 में सबसे ज्यादा क्रियाशील था 3 डिग्री और सबसे कम क्रियाशील था मैथिल हैलाइड, जबकि SN2 में सबसे ज्यादा क्रियाशील है मैथिल हैलाइड और सबसे कम क्रियाशील है 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो ये SN2 के लिए क्रियाशीलता का क्रम। ठीक है, और ये क्रियाशीलता क्रम ऐसे हेलो एल्केनों के लिए है जिनमें एल्किल समूह अलग अलग होता है और हेलोजन समान होता है। अब अपन ऐसे हेलो एल्केन लेंगे जिनमें एल्किल समूह तो क्या हो समान हो, अब यहां आप देख सकते हो एल्किल समूह तो सभी में क्या है समान है, लेकिन हेलोजन क्या है अलग अलग है। तो देखिए एल्किल समूह समान है तो यहां सभी में त्रिविमीय बाधा क्या लगेगी समान लगेगी। तो अब क्रियाशीलता डिपेंड करेगी किस पे हेलोजन पे, यहां क्रियाशीलता किस पे डिपेंड करेगी हेलोजन पे। तो यहां क्रियाशीलता क्रम सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा SN1 में था, सेम टू सेम वैसा ही होगा, क्योंकि यहां पे क्रियाशीलता डिपेंड करेगी हेलोजन पे। अब देखिए यहां हेलोजन है I, और आयोडीन का आकार है वो सबसे बड़ा होता है हेलोजनों में, तो जो Ci बंध की बंध लंबाई है वो सबसे ज्यादा होगी। अब बंध लंबाई सबसे ज्यादा है तो यहां बंध प्रबलता सबसे कम होगी, तो Ci बंध है वो एक दुर्बल बंध होता है।
दुर्बल बंध होता है तो ये आसानी से टूट जाएगा, और ये आसानी से टूट जाएगा तो आयोडीन है वो इसको आसानी से छोड़कर चला जाएगा। आयोडीन आसानी से छोड़कर चला जाएगा तो नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रियाशीलता इसी में डिपेंड करती है कि कौन सा हैलोजन है वो अपनी कार्बन श्रृंखला को आसानी से छोड़कर चला जाएगा। तो वही हैलोजन आसानी से छोड़कर जाएगा जिसका CX बंध है वो सबसे कमजोर है। तो आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसका CI बंध है वो सबसे कमजोर होता है। इसलिए यहाँ जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज्यादा होगी किसकी, आयोडो एल्केन की। फ्लोरीन है उसका आकार सबसे छोटा होता है, आकार छोटा होगा तो CF बंध लंबाई है वो क्या होगी, सबसे कम। अब बंध लंबाई कम होगी तो बंध प्रबलता अधिक होगी। बंध प्रबलता अधिक यानी ये एक प्रबल बंध होता है, यानी ये आसानी से नहीं टूटेगा, यानी फ्लोरीन है वो आसानी से छोड़कर नहीं जाएगा। अब फ्लोरीन आसानी से छोड़कर नहीं जाएगा तो नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से नहीं होगा, तो क्रियाशीलता है वो इसकी सबसे कम होगी। तो यहां क्रियाशीलता क्रम सेम टू सेम वही रहेगा जो SN1 के लिए था। तो ऐसे हैलो एल्केन जिनमें कार्बन श्रृंखला समान हो लेकिन हैलोजन क्या हो, अलग अलग हो, उनका SN1 और SN2 के लिए क्रियाशीलता क्रम है वो सेम टू सेम होता है। लेकिन कार्बन श्रृंखला अलग अलग हो, हैलोजन समान हो, तब SN1 है उसमें क्रियाशीलता डिपेंड करती है कार्बोकेटायन के स्थायित्व पर, और SN2 में क्रियाशीलता डिपेंड करती है त्रिविमीय बाधा प्रभाव पर। इसलिए ऐसे हैलो एल्केनों का जो क्रियाशीलता क्रम है वो SN1 और SN2 के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखिए अपन ने SN1 के लिए बताया था 3 डिग्री हैलो एल्केन सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, और SN1 है वो ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में आसानी से होती है, जबकि SN2 के लिए मेथिल हैलाइड सर्वाधिक क्रियाशील होता है, और SN2 है वो अध्रुवीय विलायक। अब अध्रुवीय विलायक के एग्जाम्पल है CCl4CS2। वहां SN1 में ध्रुवीय विलायक था जल, और SN2 अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में आसानी से होती है, तो यहाँ अध्रुवीय विलायक है CCl4 और CS2, कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाई सल्फाइड। तो ये आपकी हो गई SN2। अब देखिए अपन अब अपन अंतर करेंगे SN1 और SN2 में। तो SN1 है वो 2 पदों में संपन्न होती है,
और SN2 है वो एक पद में संपन्न होती है। SN1 दो पदों में संपन्न होती है और SN2 एक पद में संपन्न होती है। SN1 में वेग निर्धारक पद में केवल हेलोएल्केन भाग लेता है और इसमें वेग निर्धारक पद में हेलोएल्केन और नाभिक स्नेही दोनों भाग लेते हैं। तो दूसरा अंतर क्या है? SN1 में वेग निर्धारक पद में केवल हेलोएल्केन भाग लेता है और SN2 में वेग निर्धारक पद में हेलोएल्केन और नाभिक स्नेही दोनों भाग लेते हैं। तीसरा अंतर, SN1 में अभिक्रिया वेग हेलोएल्केन तथा नाभिक स्नेही दोनों इसमें अभिक्रिया वेग है, यहां वेग निर्धारक पद में केवल हेलोएल्केन भाग लेता है, तो इसमें अभिक्रिया वेग केवल हेलोएल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है। SN1 का अभिक्रिया वेग केवल हेलोएल्केन की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि इसमें देखिए यहां वेग निर्धारक पद में हेलोएल्केन और नाभिक स्नेही दोनों भाग लेते हैं, तो यहां अभिक्रिया वेग हेलोएल्केन तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसमें वेग निर्धारक पद में केवल एक ही अभिकारक भाग लेता है हेलोएल्केन, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। SN1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, जबकि इसमें वेग निर्धारक पद में हेलोएल्केन और नाभिक स्नेही दो अभिकारक अणु भाग लेते हैं, इसलिए ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। SN1 का अभिक्रिया वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग बराबर के हेलोएल्केन की सांद्रता, और इसका अभिक्रिया वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग बराबर के हेलोएल्केन की सांद्रता गुणा नाभिक स्नेही की सांद्रता। तो ये SN1 का अभिक्रिया वेग समीकरण है और वो SN2 का अभिक्रिया वेग समीकरण है। SN1 है इसमें क्रियाशीलता कार्बोकेटायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है, और SN2 में जो क्रियाशीलता है वो त्रिविमीय
बाधा प्रभाव पर निर्भर करती है। SN1 में क्रियाशीलता कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर और SN2 में क्रियाशीलता त्रिविमीय बाधा पर। SN1 में 3 डिग्री हेलोएल्केन सर्वाधिक क्रियाशील होता है और SN2 में CH3X नॉन डिग्री हेलोएल्केन सर्वाधिक क्रियाशील होता है। SN1 में नाभिक स्नेही का दोनों तरफ से बराबर मात्रा में आक्रमण होता है, जबकि SN2 में नाभिक स्नेही का पीछे से आक्रमण होता है। नाभिक स्नेही दोनों तरफ से समान मात्रा में आक्रमण करता है, जबकि SN2 में नाभिक स्नेही केवल पीछे से आक्रमण करता है। अब SN1 में नाभिक स्नेही दोनों तरफ से समान मात्रा में आक्रमण करता है, इसलिए यहां प्रकाशिक यौगिक की रेशमीकरण घटना होती है। प्रकाशिक यौगिक की रेशमीकरण घटना होती है और इसमें नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है, इसलिए यहां प्रकाशिक यौगिक की वार्डेन प्रतिलोमन घटना है वो होती है। SN1 है वो ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में संपन्न होती है और SN2 है वो अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो ये आपके SN1 और SN2 में क्या हो गए अंतर। तो ये आपकी हेलोएल्केन की जो मुख्य लाक्षणिक अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, उसकी दोनों क्रिया विधि हो गई SN1 और SN2। आगे का अपन कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।